नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी बड़ी खबर। कोर्ट ने खारिज की सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन। सरकार ने अतिरिक्त मुआवजे दिलाने की मांग की थी। मुआवजे में कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर थी, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें आपको बता दें कि जो क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई थी, फिलहाल सरकार ने वो जो सरकार की ओर से लगाई गई थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्यूरेटिव पिटीशन सरकार ने लगाई थी और उसके बाद अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुआवजा पूरा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। बीमा पॉलिसियों को लेने में सरकार की विफलता है, तो यहाँ पर सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी दर्शाई है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भोपाल गैस त्रासदी जिसको कोई भी भूल नहीं सकता है। 2 से 3 दिसंबर की रात को दरअसल ये घटना हुई थी। 1984 की वो रात जब गैस त्रासदी हुई और इस त्रासदी में, इस हादसे में लगभग 3737 लोगों की जान चली गई थी, मारे गए थे। अब ऐसे में यहां पर मुआवजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई थी, लेकिन आपको बता दें कि 12 जनवरी को फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, यहाँ पर जो याचिका लगाई गई थी केंद्र सरकार की ओर से, फिलहाल उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या दलील सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है, विस्तार से मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी निराशा है। जो याचिकाकर्ता, जो भोपाल गैस पीड़ित त्रासदी के शिकार लोग थे, उनके लिए बड़ी निराशा की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेक्निकल आधार दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई, जब आज फैसला सुनाया संविधान पीठ ने, तो संविधान पीठ ने बोला कि जो समझौता हुआ था, अगर उस समझौते में किसी तरह का कोई फ्रॉड हुआ होता, कोई धोखाधड़ी हुई होती, तो उसकी दोबारा से उस पर विचार किया जा सकता था। लेकिन जब समझौते में किसी तरह का फ्रॉड नहीं हुआ, तो उसके ऊपर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। और उसमें ये भी बात कही गई कि ये समझौता हुआ था 1989 में, और केंद्र सरकार आती है 3 दशक के बाद क्यूरेटिव पिटीशन के साथ। तो अगर इनको उस समझौते से कोई शिकायत थी या जो भी उनका पक्ष था, उस समय रखा जाना चाहिए था, ना कि 3 दशक के बाद। अब ऐसे में वो जो पिछला समझौता है, जिसके लिए मांग की गई थी याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से कि उस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए, तो उसके लिए जो दलीलें दी गई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और सीधे तौर पर कहा कि अगर उस समझौते में कोई कमी रह गई, कोई फ्रॉड हुआ हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस समय विचार का कोई आधार बनता नहीं है। इस तरह की अहम टिप्पणियां की गई और उस क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया गया। हालांकि ये जरूर कहा गया कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास करीब 50 करोड़ रुपए हैं जो लंबित दावे हैं अभी तक, तो ये कहा गया कि उन दावों का जरूर निपटारा किया जाए। वो पैसा जो उसके जो लाभ जिनको मिलना चाहिए, जिन लोगों को उस पैसे का लाभ, वो पैसा उन तक पहुंचना चाहिए। तो लेकिन जो 7400 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजे की मांग थी, वो सीधे तौर पर खारिज हो गई है। बिल्कुल अवनीश, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुआवजा दिलाने की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो भारत सरकार की थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसमें विफल हुई है। जी बिल्कुल, सरकार के लिए कहीं ये जो कमेंट्स हैं ये बेहद गंभीर हैं कि आज सरकार भले क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट आई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो अहम टिप्पणियां की कि ये जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। जिस दौरान ये प्लांट लगाए गए थे, तब वहाँ जो इंश्योरेंस है उनका बीमा करवाया जाना चाहिए था, और ताकि अगर किसी तरह का कोई हादसा होता तो वो इंश्योरेंस कंपनियां वो रकम देती। लेकिन एक बड़ी विफलता रही थी उस दौरान की जो सरकारें थी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका बीमा नहीं करवाया गया था। वो इंश्योरेंस पॉलिसी ना होने की वजह से उन लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया, और ये एक बड़ी विफलता करार दी सुप्रीम कोर्ट ने। और अब जब 3 दशक के बाद क्यूरेटिव दाखिल हुई और अतिरिक्त 7400 रुपए मुआवजा देने की मांग की गई, तो उसका कोई आधार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, कोई मजबूत आधार नहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा मिला जिस पर उस मांग पर
पर विचार किया जा सके। बिल्कुल। अब लेकिन यहाँ पर अवनीश, गैस पीड़ितों की ओर से ये भी कहा गया था कि मौत का जो आंकड़ा दर्शाया गया है वो कम दर्शाया गया, लेकिन मौत जो हुई थी वो 25,000 से ज्यादा हुई, यानी कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड मौत दिखाई गई हैं वो 3,000 समथिंग ही दिखाई गई। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। जब इस मामले की 3 दिन सुनवाई चली संविधान पीठ के समक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि केंद्र और राज्य सरकार ने उस दौरान बड़ी लापरवाही बरती, आंकड़ों में हेरफेर हुआ, ये सारी चीजें जाहिर होती हैं। और जो याचिकाकर्ता पक्ष था, जो उनके एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि उस दौरान जो लोग प्रभावित हुए थे और बहुत से लोगों को ये माना गया था कथित तौर पे कि जो लोग बच गए, जो कथित स्वस्थ माने गए, वो भी बाद में उस गैस त्रासदी की वजह से प्रभावित हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग प्रभावित होते गए और आज के परिप्रेक्ष्य में उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस तरह की मांगे रखी गई थी कि आंकड़ा सही नहीं था, लोग उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में इस त्रासदी के शिकार हुए थे। उन तमाम बातों को कंसीडर करते हुए नए सिरे से मुआवजे पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन सारा मसला टेक्निकल ग्राउंड पे अटक गया। ये यहाँ पेश ये फंसा कि जो समझौता हुआ था उस समझौते को रद्द करने के लिए कोई आधार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला। कोई उस समझौते में किसी तरह के फ्रॉड को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। जी बिल्कुल। केंद्र ने 2010 में ये जो क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी, लेकिन आज ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है अवनीश कि उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आस लोगों को लगी हुई थी इस सुनवाई से कि हो सकता है कि उनकी मुआवजे की जो राशि है उसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है लोगों को। जी बिल्कुल, लोग बेहद निराश हैं क्योंकि एक बड़े मुआवजे की मांग थी। मांग का आधार भी था, मानवीय आधार भी था, कानूनी आधार ये दिया गया था कि उस दौरान जो समझौता किया गया वो उस समय आपराधिक और सिविल दोनों नेचर का मुकदमा बनना चाहिए था, लेकिन उस तरह के केस नहीं चले। सीधे समझौते पर बात हुई और जो समझौता किया गया जो 470 करोड़ रुपए का, वो बेहद नाकाफी था क्योंकि उस दौरान लोग उस त्रासदी का शिकार हुए थे। उन्हें जो मिला उन्होंने उससे कहीं ना कहीं उनको उस दौरान फौरी तौर पर मदद हुई होगी, लेकिन बड़ी संख्या में बाद में भी लोग प्रभावित होते गए। जब उसके बाद में भी लोग प्रभावित हुए तो उनके मुआवजे पर कौन विचार करेगा। तो ये सारी दलीलें मानवीय आधार पर, कानूनी आधार पर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से यूसीसी ने ये कहा था कि वो एक पैसा नहीं देगी मुआवजे का, क्योंकि समझौता जो हुआ था समझौते के मुताबिक उन्होंने जो रकम अदायगी थी वो कर दी है, तो वो एक टेक्निकल ग्राउंड था कि हमने जब समझौता पूर्व में कर लिया और समझौते के आधार पे हमने सारा पे कर दिया, तो वो उस स्टैंड पर अड़े रहे। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी आधार पर आया कि मानवीय आधार पर और जो उसके बाद के जो हालात रहे, जो बाद में और लोग बीमारियों के शिकार हुए, समय से पहले उनकी मृत्यु हुई, उनके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए और समझौते पर फिर से नए सिरे से विचार होना चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज समझना चाहूंगी मैं यहाँ पर आपसे कि सरकार की ओर से कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई, वो भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल, केंद्र सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो केंद्र ने ये कहा कि इस मामले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस जो क्यूरेटिव पिटीशन डालने का आधार यही दिया गया कि इनकी मांगे जायज हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसकी मांग सही है, लेकिन ये पैसा यूसीसी को देना है, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को ये पैसा देना है। और केंद्र सरकार ये समझती है कि जो उनकी दलीलें हैं वो बिल्कुल सही हैं कि इस जो त्रासदी का असर था वो बाद के सालों में भी, बाद के दशकों में भी नजर आता रहा। बड़ी संख्या में लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए, तो उनकी जो मुआवजे की मांग है, अतिरिक्त मुआवजे की मांग है, वो जायज है और इसलिए केंद्र सरकार ने खुद क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ दाखिल की। लेकिन कानून के सामने जब संविधान पीठ बैठी और वहां पर जब ये दलीलें दी गई और जब यूसीसी की तरफ से दलीलें दी गई, तो उन तमाम दलीलों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो कानूनी आधार पर उन्होंने उस समझौते को रद्द करने की कोई वजह नहीं मानी कि उस समझौते को किस आधार पर रद्द किया जाए, क्योंकि समझौता तो हो चुका था। और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि अगर उस समझौते पर कोई सवाल उठता, केंद्र सरकार अगर समझौते को लेकर उस समझौते में कोई किसी तरह की धोखाधड़ी की शिकायत करती या तथ्यों को छुपाए जाने की बात होती, तथ्यों को छुपाए जाने की बात हुई थी, लेकिन उसका कोई साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं पेश किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
और चलिए भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज का दिन बेहद ही अहम था जब सुनवाई आज होनी थी और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, लेकिन निराशाजनक ये खबर सामने आती है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा जो कहीं ना कहीं इस खबर को लेकर सुबह से हम देख रहे थे कि राजधानी भोपाल में जो गैस पीड़ित बस्तियां हैं, खासतौर पर अगर हम डीआईजी बंगले की बात करें, हम डाउ केमिकल के पास जो गैस पीड़ित बस्तियां बनी हैं वहां की बात करें, पुराने भोपाल के उन तमाम इलाकों की बात करें, तो लोगों की जो आज नज़र थी वो इसी फैसले पर थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आएगा जिससे कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि आज भी राजधानी भोपाल की उन गैस पीड़ित बस्तियों में ऐसे तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस गैस त्रासदी का जो तंज है वो आज भी सहन कर रहे हैं। उनकी अगर हालत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैस जो निकली थी, जो जहरीली गैस निकली थी, उसने किस प्रकार से मानव शरीर को अपना शिकार बनाया है, जिसका कहीं ना कहीं जो जख्म है वो आज भी उन पीड़ित बस्तियों में देखने को मिलता है। और ऐसे में आज कहीं ना कहीं क्यूरेटिव पिटीशन के बाद लोगों के अंदर एक ये ज़रूर था कि एक बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है राजधानी भोपाल के उन तमाम गैस पीड़ितों को जिन्हें ये लग रहा था कि आज जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में आएगा। सरकार ने जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है उसके चलते कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला जनता के पक्ष में सुनाएगा, लेकिन वैसा फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि इसमें पूर्व की जो सरकारें हैं उनको दोषी जरूर बनाया गया है कि उन्होंने आखिर इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया था। आखिर उन्होंने इंश्योरेंस पहले ही करा लिया होता तो शायद आज जो गैस पीड़ितों के पास जो मुआवजा की राशि थी वो आसानी से मिल पाती। अभी भी वर्तमान की अगर हम बात करें तो आप राजधानी भोपाल के उन तमाम इलाकों का अगर दौरा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो आज भी आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने शायद पल्स पोलियो अभियान की दवाई नहीं ली है, लेकिन वो पल्स पोलियो अभियान से पीड़ित नहीं हुए, वो भोपाल में निकली गैस जो डाउ केमिकल से फैक्ट्री से गैस निकली थी उससे वो प्रताड़ित हुए थे। इसके अलावा आज भी कई लोगों की आंखें हैं जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, कई लोगों को दिखना बंद हो गया है। मोतियाबिंद की जो परेशानी है उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पीने के पानी के चलते उनके शरीर के अंदर तमाम जो कहा जा सकता है बीमारियां हैं वो जन्म ले चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद थी कि उस पैसे के माध्यम से वो अपना इलाज करा सकेंगे और इलाज के जरिए उन्हें एक बेहतर उनकी ज़िंदगी है जो कि वो जी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा यहाँ पर हाथ लगी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार भोपाल के उन गैस पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाती है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इससे प्रभावित होती जा रही हैं और ये असर और ये दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है जितेंद्र। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि सरकार कोर्ट में उस बेबाकी के साथ उस पक्ष अपना नहीं रख पाई मजबूती के साथ जो शायद रखना चाहिए था। और यही वजह रही कि जो मुआवजे की राशि जो मिलने वाली थी, जो बढ़कर मुआवजे की राशि मिलने वाली थी, वो शायद आज गैस पीड़ितों को, गैस प्रभावितों को नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में यही था कि आज जब फैसला निकल कर आएगा तो उनके पक्ष में निकल कर आएगा, लेकिन जिस प्रकार से इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया उसके बाद कहने की जो निराशा है वो गैस पीड़ितों को जरूर यहाँ पर लगी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पक्ष सरकार को अपना रखना था उतनी मजबूती के साथ पक्ष कोर्ट में नहीं रख पाया गया और ये वजह रही कि 74,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त मुआवजा गैस पीड़ितों को मिलना था वो पिटीशन आज खारिज कर दी गई है। पूर्व की सरकार को जरूर दोषी बनाया गया, लेकिन देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी की अगर हम बात करें तो जो उस समय गैस पीड़ित लोग थे जिनको गैस लगी थी, जो गैस का शिकार हुए थे, अगर आज भी हम देखेंगे तो उनके जो बच्चे हो रहे हैं उनकी भी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गैस का तंज है ये आने वाली उन तमाम पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक है जो उन बस्तियों में रहती है, जो उन बस्तियों में गुजर बसर कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं डाउ केमिकल के कहीं हम कचड़े की बात करें, कहीं उसके जहर की बात करें तो कई समय समय पर जो मांग है, जो बातें हैं वो उठती रही हैं, लेकिन मुआवजा जो मिलना चाहिए पीड़ितों को वो मुआवजा आज सही समय पर सही तरीके से नहीं मिल पाया। शुरुआती दौर में भी हमने देखा था कि जो मुआवजा राशि बांटी गई थी वो उतनी नहीं थी जिससे गैस पीड़ित अपना गुजर बसर अच्छे से कर सकें या फिर वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से कर सकें। तो जितना पैसा उनको मिला था उससे ज़्यादा तो कई गैस पीड़ितों ने अलग अलग जगहों से कर्ज ले रखा था अपना इलाज कराने के लिए, तो उससे ज़्यादा पैसा तो उन्हें उस कर्ज में देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद थी कि अब जो पैसा आएगा उससे वो अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसका इलाज अच्छे से करा सकेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से जो गैस कि यहाँ पर जो मुआवजे की राशि दी गई थी वो भी उनके लिए उतनी भरपूर मात्रा में नहीं दी गई थी या फिर जो सही तरीके से उनका जीवन यापन उसमें हो सके। लेकिन यहाँ पर यह भी आरोप लगते रहे कि सरकार की ओर से जो लिस्ट दी गई थी, जो आंकड़े पेश किए गए थे वो भी कम पेश किए गए थे, जबकि मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा था।
बिल्कुल, देखिए अगर हम गूगल भी सर्च कर लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि राजधानी भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसके बाद की जो तस्वीरें थी वो कैसी थी। उस वक्त के लोग भी बताते हैं कि लाशें एक के ऊपर एक रखकर जलाई जा रही थी। इस प्रकार से शहर के अंदर काम अच्छा हुआ था कि 5,000 क्या 10,000 क्या लाख हज़ारों लोगों की जो मौत थी वो इसमें हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने अपना जो एक आंकड़ा तैयार किया था तत्कालीन सरकार ने, वो आंकड़ा इतना कम था कि सभी गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसी कई बस्तियां हैं जो गैस डाउ केमिकल फैक्ट्री के नज़दीक बनी हुई है और वहाँ का वो आंकड़ा था ही नहीं, यानी कि उन बस्तियों के बारे में कोई डिटेल्स थी नहीं कि यहाँ पर भी जो गैस थी वो पहुँची होगी। जबकि अगर वहाँ पर जाकर हम सर्वे करेंगे, देखेंगे, तो जाहिर सी बात है उसको देखकर ऐसा लगेगा कि अगर डाउ केमिकल से कोई गैस का रिसाव हुआ होगा तो गैस पीड़ित बस्तियों के अलावा अन्य जो बस्तियाँ थी वहाँ तक भी पहुँचा होगा। बावजूद इसके जो आंकड़े थे वो सही तरीके से पेश नहीं किए गए और सभी गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। ऐसे हमने ये देखा है कि कई जो गैस पीड़ित संगठन है वो ये प्रयास भी कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को जो उस गैस का शिकार हुए थे उन्हें भी मुआवजा मिल सके। देखिए पूर्व में भी जो मुआवजा बटा था, पूर्व में भी जो मुआवजा मिला था वो मुआवजा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला था जो एक सरकारी आंकड़ा उस समय पेश किया गया था, उसके आधार पर जितना मुआवजा मिला था वो भी लोगों को कम मिला था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले तो आंकड़े में ही गड़बड़ी की गई, यानी कि कम लोगों का आंकड़ा दिया गया, उनको जो मुआवजा मिला उसके बारे में पता नहीं। उसके बाद जो नए जिन लोगों को गैस लगी थी उनमें से कई लोगों के नाम भी उसमें शामिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी शामिल होना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो जब अमेरिका से जो डाउ केमिकल फैक्ट्री की तरफ से जो पैसा निकल कर आया था वो कई सालों तक जो शासकीय खातों में रहा, यानी कि उसका आप ब्याज समझ सकते हैं कितना ब्याज यहाँ पर हुआ होगा। तो बावजूद उसके अगर पूरा प्रॉफिट सरकारी कमाना चाहती है, तमाम चीज़ें करना चाहती है, तो ऐसे में गैस पीड़ितों की जो पूरी तरीके से जो उनकी निराशा है वो कौन समझेगा, उनका दर्द कौन समझेगा। हर बार हम देखते हैं कि 3 और 4 जो दिसंबर की दरमियानी रात को कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, श्रद्धांजलि सभाएं दी जाती है, लेकिन उनके दर्द को ऐसा लगता है कि सिर्फ 3 और 4 जो दिसंबर है उसी दिन समझा जाता है, बाकी के दिन सब कुछ भूल जाया जाता है। क्योंकि आज भी अगर गैस पीड़ित जैसे आम जिंदगी जैसे चल रही होती है, लेकिन उन लोगों के लिए, उन गैस प्रभावितों के लिए शायद जो जिंदगी है वो अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाई है। लेकिन जितेंद्र, क्या साल दर साल जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं, क्या सरकार की ओर से या किसी की ओर से क्या कोई पहल की जा रही है कि अगर भले ही उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा हो तो कोई आर्थिक सहायता उनकी ओर से की गई हो या किसी तरीके की कोई मदद देने की पेशकश यहाँ पर की गई हो, पहल की गई हो? बिल्कुल, देखिए हमने देखा था कि BHMR से एक अस्पताल खुला गया था भोपाल गैस पीड़ितों के लिए। एक अस्पताल राजधानी भोपाल के करोड़ क्षेत्र में खोला गया था, जो कि सबसे बड़ा भोपाल का अस्पताल था जहां पर गैस पीड़ितों का निःशुल्क इलाज किया जाता था। हालत वहां पर इतने खराब हुए थे, डॉक्टरों की कमी पड़ गई, डॉक्टर ही वहां पर आसानी से नहीं मिल पाते हैं, नर्सेस और जो पूरा स्टाफ होता है उसकी कमी वहाँ पर हमेशा गैस पीड़ित संगठनों को, गैस पीड़ितों को सहन करनी पड़ती है। BHMSRC की आज भी हालत ये है कि वहाँ पर जाने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो जो अस्पताल की सौगात दी गई थी, वो अस्पताल की सौगात ऐसा लगा कि सिर्फ दिखावे के लिए दी गई, क्योंकि उतना ज़्यादा राहत जो लोग हैं उन्हें नहीं मिल पाई। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर्स की जो कमी है वो आज भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। गैस पीड़ित अगर सुबह से अपने घर से निकलते हैं, उन्हें पता चलता है कि यार डॉक्टर ही नहीं आया, तो उन्हें निराशा होकर बाहर निकलना पड़ता है, कहीं और इलाज कराना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें जो मोटी फीस है वो डॉक्टरों की देनी पड़ती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा वहाँ उन क्षेत्रों में, हालांकि अगर हम बात करें लोकल बॉडीज़ की, तो यहाँ पर जो तमाम प्रयास है, चाहे बस्तियों का जीर्णोद्धार करना, वहाँ पर तमाम चीज़ों को करना, खान पीन से लेकर पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, तमाम चीज़ें कराना, ये व्यवस्था जरूर की गई। मुख्यमंत्री जो स्वेच्छा अनुदान योजना है उसके तहत गैस पीड़ितों का इलाज भी किया गया, तमाम चीज़ें, लेकिन जिस प्रकार से जो होना चाहिए वैसा यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे में ये देखना होगा कि कब आखिर गैस पीड़ितों को न्याय मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और कब इनकी जिंदगी दोबारा से सही तरीके से पटरी पर लौट पाती है। ठीक है, अब बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ।